पर चढ़ जाता है। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो तीनों गाड़ी से निकलकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तभी रामू पेड़ से नीचे गिर जाता है और भेड़िया उस पर हमला कर देता है और उसकी टांग काट लेता है। तभी एक लड़की जंगल से भागती हुई आती है और बंदूक चलाती है, जिससे डरकर वो भेड़िया वहां से भाग जाता है। फिर वो लड़की उन्हें अपने झोपड़ी में ले जाती है। वहां उन्हें पता चलता है कि वो आदमखोर भेड़िया उस लड़की का पिता है, जो एक भेड़िए के काटने की वजह से आदमखोर भेड़िया बन गया है। अच्छा, तो वो भेड़िया तुम्हारा पिता है? अरे हाय, वो कमबख्त भेड़िया तो मेरी टांग ही चबा गया। आहा, अरे बहुत दर्द हो रहा है। सुमन, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसा हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो सब गांव वालों के लिए खतरा बन चुके हैं। अब वो मेरे पिता नहीं है, उनका अंत होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास बंदूक है, चलो जंगल में चलते हैं और उसे ढूंढकर गोली मार देते हैं। मैंने कोशिश की थी, लेकिन उन पर गोली का कोई असर ही नहीं होता। अरे भाई, सब दरवाजे खिड़कियां बंद करो और सो जाओ। सुबह होते ही हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। तभी उस भेड़िए की आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे। अरे ये कमबख्त फिर से आ गया। अरे अब क्या करें? डरिए नहीं, वो अंदर नहीं आ सकते। मैंने सभी दरवाजे और खिड़कियों पर लकड़ी के डंडे लगा दिए हैं, वो इन्हें नहीं तोड़ पाएंगे। फिर वो सब लोग डरते डरते सोने के लिए चले जाते हैं। फिर आधी रात होते ही रामू का शरीर लाल पड़ने लगता है। वो जोर जोर से कांपने लगता है और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। तभी उन तीनों की नींद खुल जाती है। अरे इस कमबख्त को क्या हो गया? ये ऐसी डरावनी आवाजें क्यों निकाल रहा है भाई? पता नहीं भाई, लगता है इसकी तबीयत खराब हो रही है। तभी सुमन की नजर उसके पैर के जख्म पर पड़ती है। अरे नहीं, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। अरे क्या हुआ इसे? इसे उस आदमखोर भेड़िए ने काटा है। अब ये भी उन जैसा बन रहा है। अरे मर गए रे। अरे ये नास मीठा अगर भेड़िया बन गया तो सबसे पहले मुझे ही खाएगा। अरे नहीं, हमें कुछ करना होगा। चलो इसे उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। हाँ, तुम सही कहते हो। चलो तीनों मिलकर इसे उठाते हैं। फिर वो तीनों उसे उठा लेते हैं और घर से बाहर ले जाने लगते हैं। अरे मर गया रे। अरे नास मिटो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ, मेरी बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे छोड़ दो मुझे। अरे कमबख्तो, तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे तुम सब मरोगे। अरे मर गया रे। फिर वो तीनों उसे घर के बाहर फेंक देते हैं और जल्दी से घर के अंदर घुस जाते हैं और चुपके से खिड़की से झांक झांक कर देखने लगते हैं। नास मिटो, तुमने ये अच्छा नहीं किया है। तभी रामू का शरीर जोर जोर से कांपने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है और देखते ही देखते वो एक आदमखोर भेड़िए में बदल जाता है। अरे नहीं, यह तो सच में भेड़िया बन गया। मनोज भाई, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब क्या करें? पहले एक भेड़िया कम था, जो अब दो हो गए। फिर रामू भेड़िया घर का दरवाजा पीटने लगता है। दरवाजा खोलो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे इंसान का मांस खाना है। तभी वो भेड़िया जोर जोर से आवाजें निकालकर दूसरे भेड़िए को भी तभी दूसरा भेड़िया भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर दरवाजा पीटने लगते हैं। जल्दी दरवाजे को बाहर की ओर धक्का दो, नहीं तो ये दोनों मिलकर ये दरवाजा तोड़ देंगे। अरे सुमन, अब क्या करें? कोई तो रास्ता होगा इन भेड़ियों से निपटने का। ऐसे हम इन दोनों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। अरे जल्दी कुछ करो भाई। अरे मैं अभी नहीं मरना चाहता। हाय रे। तभी दोनों भेड़िए मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। वो तीनों दूर जाकर गिरते हैं। अरे मर गए रे। अरे मेरी तो कमर ही टूट गई। मैंने कहा था ना, तुम सब मरोगे। अब तैयार हो जाओ, आज रात तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी सुमन जल्दी से बंदूक उठाती है और दोनों भेड़ियों पर फायर करती है, लेकिन सच में गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता।
पागल लड़की, इस बंदूक से तो मुझे नहीं मार सकती। तभी सुमन भागकर रसोई में जाती है और एक कपड़ा जलाकर दोनों भेड़ियों के आगे फेंक देती है। आग देखकर दोनों भेड़िए एक पल के लिए रुक जाते हैं। यही सही मौका है, चलो भागो यहाँ से। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। ये नास मिटे भेड़िए तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए हैं। फिर तीनों किसी तरह खिड़की से कूदकर जंगल में भागते हैं। दोनों भेड़िए उनका पीछा करते हैं। राहुल के पैर में चोट लग जाती है और वो गिर जाता है। अरे अरे मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे लिए रुको। माफ करना भाई, अगर रुके तो हम भी मारे जाएंगे। अरे अब क्या करूं, अब क्या करूं? अरे मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। फिर दोनों भाग जाते हैं और राहुल पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी उसे दोनों भेड़िए वहां से भागते हुए दिखाई देते हैं। अरे बच गया, अच्छा हुआ इनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। भागते भागते मनोज और सुमन एक गुफा में छिप जाते हैं। अब क्या करें सुमन, ये भेड़िए हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी चांद बादलों से बाहर निकल आता है और सुमन का शरीर भी कांपने लगता है। अरे नहीं सुमन, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? तभी सुमन डरावनी डरावनी आवाजें निकालने लगती है। मनोज, मैंने तुमसे एक बात छुपाई, असल में मैं भी अब इंसान नहीं रही। मनोज हैरान हो जाता है। तभी सुमन का चेहरा बदलने लगता है। उसके दांत नुकीले हो जाते हैं और आंखें लाल चमकने लगती हैं और देखते ही देखते सुमन भी भेड़िया बन जाती है। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। जब पापा भेड़िया बने थे उसी रात मुझे भी उन्होंने काटा था, लेकिन मैंने ये राज छुपा रखा था। अब पूरी तरह चांद निकला है और मैं भी एक आदमखोर बन चुकी हूँ। सुमन जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। अरे लगता है ये बाकी के दो भेड़ियों को यहाँ बुला रही है। तभी दोनों भेड़िए भी उस गुफा में पहुंच जाते हैं। अब उन तीनों भेड़ियों को एक साथ देखकर मनोज की हालत खराब हो जाती है। फिर वो तीनों भेड़िए मिलकर मनोज पर हमला कर देते हैं। अरे मर गया रे, अरे कोई बचाओ। तभी राहुल कुछ गांव वालों को साथ लेकर गुफा के बाहर पहुंच जाता है। उन आदमखोर भेड़ियों को देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये आदमी तो सच कह रहा था, यहाँ तो सच में आदमखोर भेड़िए हैं। अरे हमें जल्दी कुछ करना होगा भाइयों, जल्दी कुछ सोचो। फिर सब लोग मिलकर एक बड़े से पत्थर को धक्का लगाते हैं और गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। फिर और छोटे बड़े पत्थरों को गुफा के बाहर रख देते हैं, जिससे कि वो आदमखोर गुफा से बाहर न निकल पाए। कुछ देर मनोज की चीखने की आवाजें आती हैं और फिर गुफा से उन आदमखोर भेड़ियों की गूंज सुनाई देती है। जब तक इन आदमखोरों को खत्म करने का रास्ता नहीं मिल जाता, कोई भी गांव वाला इस गुफा के नजदीक नहीं जाएगा। और इस तरह गांव वाले उन्हें उस गुफा में कैद कर देते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए इंतजार करिए पार्ट 3 का।